बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा सा इंडेक्स को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे फिपलीपी को और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर में ऐसे है कि कुछ क्वेश्चन है मार्केट को लेके, जंग को लेके, जंग का क्या इम्पैक्ट आना है हमारी स्टॉक मार्केट पे। उसके बाद कुछ करेक्शन के बारे में क्वेश्चन है और कुछ एवरेज के बारे में। तो उन क्वेश्चन को पहले इंक्लूड करेंगे, उसके बाद बाकी जो नॉर्मली क्वेश्चन है भाइयों के उनको आगे लेके चलेंगे। तो जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 184 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स का हाई लेवल था 1,47,534 पे, जिधर इंडेक्स ने 1,005 पॉइंट ऐड किए थे। लो लेवल की अगर बात करें तो वो 260 पॉइंट की कमी के साथ 1,46,269 पे रहा। क्लोजिंग की अगर बात करें तो वो भी 37 पॉइंट की कमी के साथ 1,46,491 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम पिछले काफी सेशन से कम है, 147 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। पीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने सेलिंग की 3.70 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.25 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.69 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.62 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.12 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.42 मिलियन, म्यूचुअल फंड की बाइंग 3.06 मिलियन, एमबीएफसी की सेलिंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.78 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.08 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड की बाइंग सबसे ज्यादा है तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा उठाया है जी फर्टिलाइजर सेक्टर को 1.68 मिलियन का, और उसके बाद तकरीबन उन्होंने फूड को बाय किया है 0.61 मिलियन का, 0.5 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को, 1 मिलियन का तकरीबन डेट मार्केट में, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को बाय किया और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा बाय किया। सेल किया है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाय किया है 2 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। उसके बाद उनकी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में 0.71 मिलियन की और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.62 मिलियन की, और बाकी उन्होंने सेल ही थोड़ा थोड़ा किया है फूड को और कमर्शियल बैंक्स को। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो स्टिल फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है इसमें, उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है, उसके बाद म्यूचुअल फंड की बाइंग है, एमबीएफसी ने भी थोड़ा सा टच दिया है बाइंग को। तो अभी भी आपके दो इदारे जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर और उसके बाद म्यूचुअल फंड, ये थोड़े से इन है सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद फूड सेक्टर को देखें तो फूड सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव रह सकता है, पहले सीमेंट सेक्टर था और अब देखें तो फूड है। फूड में तमाम ही इदारों की बाइंग है सिवाय इंडिविजुअल्स के। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया, बैंक्स ने बाय किया, ब्रोकर ने बाय किया, कंपनीज ने बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया, म्यूचुअल फंड ने बाय किया, एमबीएफसी ने बाय किया, और सेल किया है सिर्फ इंडिविजुअल्स ने 0.75 का और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.24 मिलियन का। तो फूड सेक्टर इंशाल्लाह आगे जो है वो आपको मूव दिखा सकता है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है भाइयों के, उनको एक साथ लेते हैं। एक भाई का वॉइस मैसेज था कि जंग की थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हैं, थोड़ी सी कुछ बात चल रही है बॉर्डर्स पे, उसके बाद आगे इलेक्शन भी होने हैं इंडिया के, तो उसको लेके भी वो कुछ इंटरेक्शन कर सकता है, ये सबको पता है। तो उनका सवाल ये था कि इस जंग को लेके जो है वो मार्केट पे क्या असर आएगा। उसके साथ ही भाई का क्वेश्चन था करेक्शन को लेके। तो देखें इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स हमारा 50 और 200 मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर मूव कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है करेक्शन की। साथ में मैगडी जो है वो भी फ्लैट हो रहा है आपका, जैसे ये पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो भी वीक है अभी इंडेक्स का। बात करें अगर बेरिश क्रॉसओवर की तो वो अभी तक कोई भी जनरेट नहीं हो रहा। उसके बाद हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम जो है वो अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर रहा है, जो कि पोटेंशियल करेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। तो इसमें अगर आप आगे देखें तो 3 सिनेरियो इसमें बन सकते हैं। फर्स्ट ये है, या तो ये हमारा इंडेक्स जो है ये साइडवेज हो जाएगा और इंडेक्स 1,41,000 से लेके 1,43,000 के दरमियान में मूव करेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर बुलिश होता है और 147 को ब्रेक करता है तो फिर 1,50,000 और 1,52,000 तक जा सकता है। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि इंडेक्स बिरिश हो सकता है और 1,40,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर करेक्शन आएगी, वो भी उस सूरत में कि कोई मेजर मैक्रो या पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल कोई शॉक आता है तो उसको लेके। और करेक्शन भी अगर आती है तो देखिए करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, बड़ी करेक्शन ये देख चुके हैं, और करेक्शन आने के बाद ये कि हेल्थी करेक्शन कंसिडर की जाएगी और उसके बाद इंडेक्स आपका आगे अच्छा मूव करेगा इंशाल्लाह।
जंग की अगर बात करें तो अवाम सरप्राइज से डरती है, चाहे वो जंग का सरप्राइज हो या चाहे कुछ और हो। पिछली जंग भी आप देख चुके हैं, पिछली जंग में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। उस वजह से अब अवाम में कुछ आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। लोग डरते कैसे हैं? अब देखें, अगर जल्जला आएगा 1 साल के बाद तो अवाम डरती है, घरों से निकलती है और बहुत कुछ करती है, बड़े विद शिद भी होते हैं। अब आप सोचें कि अगर जल्जला रोज आएगा तो क्या उसका इम्पैक्ट वही रहेगा? नहीं रहेगा। जो चीज रूटीन वाइज हो जाती है उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहता, सरप्राइज नहीं रहता। तो एक जंग पहले हो चुकी है, उसमें पाकिस्तान ने देख लिया आपने क्या किया। अब दोबारा भी अगर लगती है तो कॉन्फिडेंस जो है मेरे ख्याल से वो हाई है पाकिस्तानी अवाम का। अब वो उस तरह से पैनिक नहीं होंगे। हाँ, अल्लाह ना करे, जंग में आपको पता है कि दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ना करे कोई सरप्राइज चीज हो जाती है इंडिया की तरफ से, तो उस पे हो सकता है कि अवाम पैनिक ले, कोई पैनिक बिल्ड हो सकता है। अदरवाइज छोटी मोटी जंग से पहले भी हमारी अवाम जो है उसका मोराल हाई रहा है और कैसे अवाम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी रही। तो मेरे ख्याल से अब जंग वैसा इम्पैक्ट भी लेके नहीं आएगी। इंडेक्स को लेके, मार्केट को लेके जितने क्वेश्चन है वो भी खत्म करते हैं, बाकी स्टॉक को लेके फिर चलेंगे। उसके बाद भाई का क्वेश्चन था कि मार्केट जो है वो अभी एक्युमुलेशन फेज में है और ट्राई कर रही है ब्रेकआउट देने की, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और एक डिप लेने की तैयारी कर रही है। तो मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट अभी अगर देखें, डेली पे देखें, डेली चार्ट पे, वीकली पे देखें, मंथली पे देखें, तीनों पे एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, लेकिन बुलिश भी है। शॉर्ट टर्म में बेरिश और साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा भाई ने पूछा है कि अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो आप इसको अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ज्यादा करीब कह सकते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो नहीं रही, लेकिन किसी भी टाइम में म्यूचुअल फंड के पास इतना माल पड़ा हुआ है कि वो देने पे आ जाएंगे। तो इस जगह पे आप ये करें कि अपना जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके चलें। उसके बाद अगले जो 2 क्वेश्चन है वो सेम मार्केट के रिलेटेड कह लें या स्टॉक के रिलेटेड कह लें या हमारी स्ट्रेटेजी के रिलेटेड कह लें, उनको भी इधर ही खत्म करते हैं और उसके बाद स्टॉक की तरफ चलेंगे। उसके बाद भाई का क्वेश्चन ये है कि ईरान और इसराइल जंग के बाद तकरीबन 80% वो कहते हैं कि मैंने अपनी कैश जो है फ्री रखी हुई है। उसके बाद जितने भी सिग्नल आप देते हैं उसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताते हैं। उसमें से हम पहली जो हमारी सपोर्ट लेवल है वहां पे चीजें हम बाय कर सकते हैं, वहां पे एंट्रियां ले सकते हैं। उसके बाद ज्यादा नीचे नहीं जाता कोई भी स्टॉक। तो आपने कहा है कि पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर रह के अकॉर्डिंग टू पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी आपने बाइंग करनी है। तो जब हम पहले सपोर्ट लेवल पे कोई चीज बाय करते हैं, क्वांटिटी उसकी थिन मार्जिन के साथ, थिन क्वांटिटी के साथ उसको बाय करते हैं, उसके बाद वो अगले टारगेट की तरफ चीज चली जाती है। तो हम बहुत, चूंकि हमने पहले लेवल पे स्टॉक बहुत कम उठाए होते हैं, लिहाजा जब जाके वो अपने टारगेट को अचीव करती है तो वो कम क्वांटिटी के साथ, कम शेयर के साथ हम प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद इसी के रिलेटेड भाई का एक दूसरा क्वेश्चन है, नीचे किसी और भाई ने पूछा है कि आपने बोला है कि हर स्टॉक में 10% कैश आपको लगानी चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक अगर किसी के पास 6 लाख रुपए है और हर स्टॉक 10% को लेता है तो एक स्टॉक के हिस्से में आ गया 60,000 रुपया, और 60,000 में भी अगर उसकी 3 बाइंग करें पिरामिडिंग स्ट्रेटजी के जरिए तो एक बाइंग लेवल पे आता है 15,000 या 20,000। उससे अगर कोई चीज बाय करते हैं उसके बाद ऊपर जाती है तो प्रॉफिट थोड़ा होता है। और दूसरे नंबर पे साथ में उन्होंने पूछा है कि अगर हम 4 लेवल पे, 4 सपोर्ट लेवल पे कोई चीज बाय करते हैं, उसके बाद जंग के पेश नजर या करेक्शन के पेश नजर हम उसको ब्रेक इवन पे सेल कर देते हैं या सेल कर दें और नीचे जाके लेने के लिए तैयार बैठे, तो इसके अकॉर्डिंग बताएं कि क्या करना चाहिए। अब इन सारे सवालों को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो पहला तो ये है कि जो भाई ने पूछा है कि 4 लेवल पे बाय करो और उसके बाद जो है अगर ब्रेक इवन पे निकलना आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए, जंग लंबी होने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपने बाय किए हुए हैं, जैसे कि इफर्ट था, पीछे हमने इफर्ट आपको बाय करवाया, वो थोड़ा नीचे चला गया, हमें वेट करना पड़ा और उसके बाद वो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे के गया। हमारी एवरेज बाइंग उसकी आ रही थी 196 की आई थिंक, और कुछ भाइयों की 200 थी, कुछ की 208 थी। तो 196 वालों ने भी 220 पे, 215 पे जाके बेचा और बाकी जिनके पास 208 का था वो भी 220 पे जाके बेचा। तो थोड़ी देर आप अगर बैठ सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में तो पैनिक में भी आपको कुछ चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जंग आपको नजर आ रही है, कुछ स्टार्टिंग चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे आपको पता है कि डिप आनी है, तो इवन आउट पे आपकी चीजें पड़ी हुई हैं तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं। नीचे जाके जैसे शॉर्ट होता है वैसे नीचे जाके आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं।
उसके बाद भाई का क्वेश्चन था कि जो पिरामिडिंग के जरिए हमारी बाइंग थोड़ी होती है और प्रॉफिट थोड़ा होता है, तो उसके लिए देखें, जाएं किसी भी बड़े से बड़े ब्रोकर को जाके ये बता के देख लें कि हम किसी प्रीमियम ग्रुप में 7 मंथ से हैं। तकरीबन फरवरी के एंड में हमने इसको शुरू किया था, अभी तकरीबन अगस्त का हाफ चल रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं 5 मंथ है, आप इसको कह सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे होने वाले हैं। तो किसी भी ब्रोकर को, बड़े से बड़े ब्रोकर को, ट्रेडर को जाकर ये बता दें कि हम 5 माह से 6 माह से किसी पेड ग्रुप में, और उस पेड ग्रुप ने हमारा 1 रुपए का भी लॉस नहीं करवाया, कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया, क्या आप मानते हैं? वो कहेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि वो खुद खुद स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, खुद नुकसान करवाते हैं। जो भी ट्रेडिंग में आते हैं वो उंगली कटवाने वाला, हाथ कटवाने वाला, वो ये कॉन्सेप्ट लेके सारे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट कम होता है, अगर आप पहले ही बाइंग पे आप बाय कर सकते हैं, किसी सपोर्ट लेवल पे आप एंट्री लेते हैं, वहां पे अपनी मर्जी से बाय करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे निकल जाते हैं थोड़े थिन मार्जिन के साथ, थिन प्रॉफिट के साथ, तो आप ये देखें कि आपको लॉस तो कोई नहीं हुआ ना, आपके पैसे स्टॉक नहीं है, कोई और चीज आप बाय कर सकते हैं। एक चीज में अगर आपने बाय किया, सेल किया, उसके बाद दूसरा आपको स्टॉक नीचे मिल रहा है, उसमें जाकर ट्रेड कर लें। ये लाजमी हमने उसी के साथ दिल लगा के बैठना कि यार यही मुझे 50-100 दे के जाता। और ये देखेंगे हमारा सिर्फ एजीटीएल है जो अभी तक थोड़ा सा अड़ा हुआ है, जो निकल नहीं रहा, जो एक जगह पे कंसल्टेशन कह लें, उसको कह रेंज बाउंड कह लें, कुछ कह लें, वो सही अभी तक वोलेटाइल भी इतना नहीं है कि 50-60 रुपए की मूव दे जाए और निकलने का मौका मिले। सिर्फ एक स्टॉक है एजीटीएल को लेके, बाकी हमें को बताएं कि हमारा अभी तक जो हमने टारगेट दिए थे, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल दिए थे, वो हिट नहीं हुए। और यही आप किसी और के साथ काम कर रहे होते, अभी तक 3-4 उंगलियां उन्होंने आपकी कटवा देनी थी। अब मुझे नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में ये उंगली कटवाने वाला कॉन्सेप्ट किसने इजाद किया, कौन वो महान था जिसने पहला ये वर्ड यूज किया था कि उंगली हाथ कटवाने से बेहतर है उंगली कटवा लो। बाकी आप कारोबार देख लें, बाकी बिजनेस देख लें, कोई गाड़ी का शोरूम देख लें, हुंडा का देख लें, बाकी टोयोटा का देख लें, जंग लगती है तो आपने देखा है कि किसी शोरूम वाले ने बोला हो कि 80 लाख की मेरी गाड़ी है, अब ये 50 लाख में ले लो, जंग लगने वाली है, मेरा पता नहीं हाथ बचना है कि नहीं बचना, मैं उंगली कटवा लूं, 80 लाख की गाड़ी है, 60 में ले लो, 70 में ले लो, 50 में ले लो, 30 में ले लो। सुना अभी आपने ये ऐसी चीजें सुनी है किसी किराने वाले से, किसी परचून वाले से, किसी भी से, कि ऐसी बात हाथ कटवाने से उंगली कटवानी बेहतर है? पता नहीं ये स्टॉक मार्केट में ये किसने ये वर्ल्ड इजाद करवाया और अवाम भी आगे बस अंधाधुंध उस पर अमल किए जा रही है। तो अगर आपको प्रॉफिट कम होता है एक स्टॉक में, पहली एंट्री पे आप लेते हैं, पहली एंट्री पे निकल जाते हैं, दूसरी एंट्री पे निकलते हैं, हम तो आपको कहते हैं कि पहली एंट्री लें, स्पोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस को देखें, एक रेजिस्टेंस पे कुछ सेल करें, दूसरी रेजिस्टेंस पे जाके पहली रेजिस्टेंस का ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें, प्रॉफिट के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें और आगे की राइड लें। अगला सवाल था भाई का एयरलिंक के बारे में। तो एयरलिंक देखें, जैसे वो सब नहीं कहते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका, ब्रेकआउट हो चुका, आप भी कह सकते हैं कि टेक्निकली ब्रेकआउट हो चुका एयरलिंक का। अब ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो लास्ट फीपीपी अभी हमने कुछ देर पहले देखा, उसमें टेक्नोलॉजी में जो ज्यादा बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है। अब ये भी नहीं है कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे इसको छोड़ देगा, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने का आपको मौका मिलेगा एयरलिंक पे। एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक आप कह सकते हैं कि ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन कोई भी बेरिश डिवर्जेंस नहीं है इसमें अभी। उसके बाद तमाम इंडिकेटर जो हैं वो भी बुलिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इसके पास 165 पे, उसके बाद 158 पे, उसके बाद 146 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 176 पे, उसके बाद 183 पे और उसके बाद 222 पे। उसके बाद किसी भाई ने सिमेट्री का पूछा, तो सिमेट्री देखें करंटली जो है वो टाइट साइडवेज के अंदर है, तकरीबन 14 रुपए से लेके 14 रुपए 75 पैसे के दरमियान में, और 1326 EMA क्लस्टर के साथ इसी रेंज में ये घूम रहा है। इसके पास जो आगे मेजर रेजिस्टेंस है वो 200 और 50 मूविंग एवरेज की है। और आप कह सकते हैं कि सिमेट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है लैक ऑफ वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बिल्ड करने की, और अभी इसका वॉल्यूम कम होना बताता है कि अभी इन्वेस्टर का वो खास इस तरफ ध्यान नहीं है। तो सिमेट्री आप कह सकते हैं कि माइल्डली बुलिश भी है, तो करंट प्राइस पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा KEL का, तो KEL का पहले भी जिक्र किया था कि या तो ये बहुत नीचे जाए, वहां पे जाके इसको एवरेज करेंगे, एक्सपोर्ट लेवल आपको बता देंगे, वहां पे एवरेज आप कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर ये अपना रिवर्सल बनाता है तो फिर ठीक है, फिर जाए 5.5 से ऊपर इंशाल्लाह 6 पे जाके, 5.25 पे, 6 पे, 6.25 पे जाके इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लेकिन जो करंट प्राइस है इसकी वहां पे इसको भी ना छेड़े।
उसके बाद भाई का क्वेश्चन है एसएसजीसी के बारे में। तो एसएसजीसी के आपको जो है वो हमने सिग्नल बना के दिए हुए हैं, उन सिग्नल पे आप काम कर सकते हैं। सर्कुलर डेट वाली खबर इसकी आएगी तो फिर ही सब ठीक होगा। उसके बाद अगर देखें तो टेक्निकली भी इसकी जो एक रेजिस्टेंस बन रही है वो तकरीबन 42 रुपए और 45 पैसे पे बन रही है, तो उसको ब्रेक करके इंशाल्लाह आगे अच्छी मूव दे सकता है। पीएसओ और पीपीएल का किसी भाई ने पूछा तो इसके इंशाल्लाह एजुकेशनल स्विंग सिग्नल बना के देंगे, मंडे तक इंशाल्लाह शेयर कर देंगे अपने प्रीमियम वाले भाइयों के साथ। उसके बाद एफसीईपीएल का किसी भाई ने पूछा, इसके सपोर्ट लेवल पूछे हैं। तो देखें इसकी पहली सपोर्ट है 85 पे, उसके बाद 83 पे, उसके बाद 81 पे। सल का किसी भाई ने पूछा है तो सल के बारे में देखें, सल का जो है 94 का एरिया, 94 और 94.25, 94 रुपए 25 पैसे पे कन्फ्लुएंस बन रहा है इसका 50 और 200 मूविंग एवरेज का। तो यहीं पे आप पहली सपोर्ट समझ के एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद नीचे की जो सपोर्ट है वो 91 की और उससे नीचे 88 की। उसके बाद भाई का क्वेश्चन था एटीआरएल के बारे में। तो एटीआरएल को देखें, एक तो रिफाइनरी पहले ही बेचारी पिट रही है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अटक रिफाइनरी का रिजल्ट भी आ चुका, डिविडेंड कुछ इसने बहुत अच्छा नहीं दिया, उस वजह से अब इस प्रेशर ले रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है इसमें। तो पहली सपोर्ट की अगर बात करें तो पहली सपोर्ट इसकी बनती है 649 पे, 649 पे। उसके बाद देखिएगा तो 635 और 630 की आप सपोर्ट दूसरी मान के चल सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो सपोर्ट है वो 617 की है और एक बोनस सपोर्ट आप कह सकते हैं, बोनस एरिया कह सकते हैं। अगर ये आपको मिलता है 605 पे, 607 पे, तो वो एक बोनस एकुमुलेशन जोन हो सकता है, वहां पे आप इसको एकुमुलेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अभी करंट देखें, करंट जो इसकी प्राइस चल रही है या करंट सिनेरियो देखें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे दूर रहे अभी। उसके बाद मुगल स्टील का भाई ने पूछा है तो मुगल स्टील के ऑलरेडी आपको सिग्नल दिए हुए हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। अगर मुगल की रिसेंट बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये अपनी ये कंप्रेशन रेंज से ब्रेकआउट दे रहा है। आरएसआई और मैगडी दोनों ही जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 72 रुपए और 60 पैसे हो सकती है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेजिस्टेंस 1 से 2 सेशन में टच कर जाएगा। उसके बाद किसी भाई ने पूछा था केएचटीसी का कि उसके एक्स डेट के बारे में बताएं कि कब लूं तो डिविडेंड मिल सकता है। तो एक तो नॉन शरिया केएचटीसी, हम वैसे नॉन शरिया पे तफसील से बात नहीं करते, आपको भी पता है, जवाब भी बाज दफा नहीं देते। लेकिन डिविडेंड के लिए ये है कि जो भी एक्स डेट देखनी हो वो आप देसी ट्रेडर डॉट पीके से जाके देख सकते हैं, वहां पे बोर्ड मीटिंग्स भी लगी हुई हैं और उसके बाद जो एक्स डेट है वो भी लगी हुई है। बहरहाल इसका जो एक्स डेट है इसकी वो 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर से एक दिन पहले आप इसको ले सकते हैं, यानी 18 को। और अगर 18 को संडे हुआ या कोई वीकेंड हुआ या कोई छुट्टी हुई तो आप उससे एक दिन पहले यानी कि 17 अक्टूबर को इसको बाय कर सकते हैं। और कोई भी स्टॉक अगर आपने लेना हो तो भाई ने पूछा था कि कितनी देर पास रखना पड़ता है डिविडेंड लेने के लिए। तो सिर्फ एक रात आपके पास स्टॉक होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 19 तारीख को उसने एक्स होके खुलना है तो आप अगर 18 तारीख को उसको बाय करते हैं, 18 की रात को रखते हैं, सुबह वो एक्स होके खुलता है और आप उसको बेच देते हैं तो आप डिविडेंड के लिए अवेल कर चुके हैं, आपको इंशाल्लाह उसका डिविडेंड मिल जाएगा कोई भी स्टॉक हो। उसके बाद किसी भाई ने पूछा है कि अगर मैं आपके बताए हुए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे एंट्री लेता हूं, कोई एक शेयर है जो 100 रुपए का बाय करता हूं, उसके साथ मुझे कमीशन लगती है 0.42 पैसा, तो वो बढ़ गया मुझे तकरीबन 150 पैसे का। उसके बाद मैं उसको 3% प्रॉफिट पे बेच देता हूँ, यानी कि 103 रुपए 50 पैसे पे उसको सेल कर देता हूँ। तो क्या ये ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या एडवाइस दें? तो बिल्कुल ठीक है, आप 100 रुपए के स्टॉक के साथ 3% का प्रॉफिट कमाते हैं, आपकी कैश भी वापस आ जाती है, आपके पास प्रॉफिट भी आ जाता है। नेक्स्ट आपको कोई और स्टॉक नजर आता है, आप उसमें एंट्री लेते हैं, 3% प्रॉफिट उसमें से गेन करते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास कैश भी वापस आ गई, प्रॉफिट भी वापस आ गया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप 2.5% 3% लेके निकल जाएं, एक स्टॉक से निकलें, दूसरी ट्रेड लें, तीसरी ट्रेड लें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपके पास कैश भी वापस आ जाती है और प्रॉफिट भी आपकी जेब में आता है। उसके बाद भाई ने फातिमा फर्टिलाइजर का पूछा था, तो फातिमा फर्टिलाइजर का डे का चार्ट आपके सामने है, तो देख लें, बहुत ऊपर फातिमा भी निकल चुका है, नो डाउट अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल ठीक है, सब कुछ ठीक है, डिविडेंड भी देता है। लेकिन अब भी इस जगह पे थोड़ा सा इसको वेट कर लें, थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, कूलिंग फेज में आने दें, नीचे दें। अभी इंडेक्स में करेक्शन और इसमें भी खुद भी करेक्शन आनी चाहिए, तो थोड़ी सी करेक्शन के बाद फातिमा को लिया जा सकता है। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि लक एंड एलसीआई
कौन सा इन दोनों में बेहतर है लॉन्ग टर्म डिविडेंड के लिए। तो इसमें देखें लकी कोल इंडस्ट्री जो है वो बेहतर है लक से, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बेहतर है, उसके साथ जो इसकी पे आउट पॉलिसी है वो बेहतर है, और उसके बाद इसकी ज्यादा स्टेडी इनकम है एज कंपेयर टू लक। तो अगर आपने सिर्फ डिविडेंड लेना है तो फिर एलसीआई बेहतर है, लकी कोर बेहतर है आपके लिए लक से। और अगर आपने कैपिटल ग्रोथ को देखना है तो फिर एलसीआई से लक बेहतर है। उसके बाद सेम भाई का क्वेश्चन है कि ग्रीनवॉल सीमेंट बेहतर है या आईबीएलएचएल फंडामेंटल के हिसाब से। अब देखें आपका कंपैरिजन ही ठीक नहीं है, या तो आप मुकाबला करें एप्पल का एप्पल के साथ, ऑरेंज का ऑरेंज के साथ। तो यहाँ पे आप ग्रीनवॉल सीमेंट का मुकाबला कर रहे हैं आईबीएलएचएल के यानी फार्मा के सेक्टर के साथ। फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है, एक स्टॉक सीमेंट सेक्टर का है, तो इनका तो मुकाबला बनता ही नहीं। लेकिन चलें आपने जिद पकड़ लिया है तो देख ले। तो फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो ग्रीनवॉल ज्यादा बेहतर है आईबीएलएचएल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि प्लीज डिस्कस ऑन फॉलोइंग एज आई होल्ड दीज। तो देखिए आपके पास जो होल्डिंग होती है वो तो आपके पास होल्डिंग है, कम से कम उसकी हमें बाइंग प्राइस आप बता दिया करेंगे, इतने पे मैंने बाय किया हुआ है, अब इसका क्या करूं। तो सिर्फ आप स्टॉक के बारे में पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि मेरी इसमें होल्डिंग है, तो हम क्या आपको बताएं, हमें अब क्या पता आपने कहाँ पे बाय किया है, आप इसको सेल करना चाहते हैं, आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा चरार्ड पैकेजेस के बारे में। तो चरार्ड पैकेजेस का देखिए तो स्लाइटली बिरिश है अभी, ईएमए क्लस्टर और 200 मूविंग एवरेज के करीब करीब ये अभी घूम रहा है। बुलिंजर बैंड देखें तो वो काफी स्क्वीज हो चुका है और आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसको आप ज्यादा देख सकते हैं, ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो 124 और दूसरी 136 की। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पहली है इसकी 116 की और उसके बाद दूसरी सपोर्ट 114 की। उसके बाद भाई ने टॉवलर का पूछा है, तो टॉवलर की अगर बात करें तो स्टिल ये बेरिश है और इसकी प्राइस जो है वो करंटली 200 मूविंग एवरेज और ईएमए क्लस्टर के ऊपर से सपोर्ट ले रही है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये 165 को क्रॉस करता है तो फिर आपको 170 और 181 के लेवल दिखा सकता है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट इसके पास 160 की, 154 की और 142 की। उसके बाद भाई ने पूछा हमारी के बारे में कि उनकी बाइंग है 647 रुपए की, तो क्या इसको एवरेज करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मारी को इस जगह पे आपको एवरेज करना चाहिए। 635 रुपए पे उसकी क्लोजिंग आई है, 647 का आपने लिया है, तो 600 रुपए का स्टॉक 650 रुपए का स्टॉक आपने 15 रुपए के 10 रुपए के डिफरेंस के साथ क्यों एवरेज करना है। अगर इसको एवरेज करना ही है तो नीचे जाके जब ये 609 मारे 606 600 करेगा तो वहां पे जाके इसको एवरेज किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इसको एवरेज ना करें। वैसे ही उम्मीद है इंशाल्लाह आपके पैसे पूरे करवा जाएगा। 21 रुपए का डिविडेंड दिया है तो इस करंट प्राइस पे इसको एवरेज नहीं करना चाहिए। उसके बाद जीएटीआई के बारे में, घाटी के बारे में, गैप्सॉन इंडस्ट्रीज के बारे में किसी भाई ने पूछा है कि इस जगह पे करंट जो इसकी प्राइस है वहां पे रिकमेंड करते हैं आप इसको बाय करना। तो वो रिकमेंड तो हम बाय करना कहीं नहीं करते, बल्कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता देते हैं, बाकी करना ना करना तो आपने खुद है। तो घाटी की अगर देखें चार्ट आपके सामने है, अब 4 साल से ये लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई इसकी देखें तो ओवरसोल्ड है, लेकिन रिवर्सल साइन कहीं पे नजर नहीं आते इसके अभी तक। बुलिंजर बैंड की अगर बात करें तो वो कंप्रेशन शो कर रहा है, लेकिन की एवरेजेस से प्राइस जो है वो भी नीचे है। तो इस जगह पे ओनली वो बंदे इसमें ट्रेड ले सकते हैं, वो ट्रेडर जो हाई रिस्क ट्रेडर हैं, जो कहीं पे भी जो है वो ट्रेड ले सकते हैं अन्नेवा। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल बात करें तो स्टॉप लॉस इसका बन रहा है 122 रुपए पे और रेजिस्टेंस इसकी बन रही है 146 रुपए पे। तो जिन भाइयों के पास 132 का, 133 का, 134 का, 35 का जिन्होंने पकड़ा वो 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ अच्छा मार्जिन कमा के इसमें से निकल सकते हैं। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है एसएसजीसी के बारे में, प्रेमा के बारे में और पीएईएल के बारे में कि ये अपसाइड मूव देंगे या डाउन साइड मूव देंगे। पीएईएल आपके सामने है, 42 रुपए 57 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई, बुलिश है अभी ये। और अगर 44 रुपए 20 पैसे का ब्रेकआउट देता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है 44 रुपए 20 पैसे को, तो फिर इंशाल्लाह अगला लेवल ये आपको 46 रुपए 92 पैसे 93 पैसे का करके दिखा सकता है। एसएसजीसी के आपको सिग्नल दिए हुए हैं, वो कहां तक ऊपर जा सकता है, जाके आप सिग्नल में जाके उसके रेजिस्टेंस लेवल देख लें। प्रेमा की अगर बात करें, भाई ने प्रेमा का अप एंड डाउन पूछा है, तो डाउन साइड में 36 का जो इसके पास सपोर्ट है वो एक अच्छी सपोर्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट जोन आप उसको कह सकते हैं। और ऊपर की अगर बात करें अपवर्ड में, तो अपवर्ड में 40 रुपए 38 पैसे
और 41 रुपये 67 पैसे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है कि गेल को और एयरलिंक को बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो एयरलिंक के ऊपर लेवल्स पे बात हो चुकी है, आप लेवल्स पे बेच सकते हैं, बाय कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, वो लेवल ऊपर बता दिए हैं। उसके बाद गेल की अगर बात करें तो गेल की आपने बाइंग लेवल हमें बताया नहीं, अगर बाय लेवल बताएंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या मशवरा देना है। गेल की बात करें तो गेल की जो क्लोजिंग है वो 572 पे आई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 595 से 600 का जो टारगेट है वो आपको अचीव करके दे सकता है। तो आप अपनी एपिटाइट के मुताबिक होल्ड कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का लिवन फार्मा के बारे में और टीपीएलपी के बारे में कि इनकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएं। तो लिवन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो लिवन फार्मा का जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 64.62 का और उससे नीचे जो दूसरी सपोर्ट है वो 58.57 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 65.94, दूसरी 66.81 और तीसरी 68.04 की। टीपीएलपी की बात करें तो टीपीएलपी के पास जो पहली सपोर्ट है वो 9 रुपये 50 पैसे की और उससे नीचे की सपोर्ट 9 रुपये और 6 पैसे की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 9 रुपये 96 पैसे, 10 रुपये 42 पैसे और 10 रुपये 77 पैसे। उसके बाद भाई का क्वेश्चन है एफसीईपीएल के बारे में कि होल्ड और सेल, तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का डीएसआईएल के बारे में। तो ये नॉन शरिया है, आपको पता है कि नॉन शरिया के बारे में बात नहीं की जाती। हाँ, अगर आप फंसे हुए हैं किसी स्टॉक में और निकलना चाहते हैं और शरिया स्टॉक में आना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देंगे। उसके बाद भाई का अगला क्वेश्चन है एवीएन के बारे में कि एवीएन को करंट प्राइस पे जो है वो आप एक्यूमुलेट किया जा सकता है या बाय किया जा सकता है। तो देखें, एवीएन के सिग्नल दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो भी अचीव हो गया, जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था आपको। एवीएन के सिग्नल की बात करें तो 49 रुपये 40 पैसे और 48 रुपये 50 पैसे, ये दोनों सपोर्ट लेवल थे जहां पे भाइयों ने एंट्रियां ली, एवरेज किया और 50 रुपये 47 पैसे पे प्रॉफिट भी बुक किया। आगे इंशाल्लाह 51-33 भी करेगा। तो जब चीजें आपको मिल रही होती हैं रीजनेबल प्राइस पे तब आप लेते नहीं, जब हम टारगेट अचीव कर रहे होते हैं तब आप उनमें एंट्री लेने का सोचते हैं। उसके बाद किसी भाई ने पूछा कि सितंबर की रिजल्ट रैली के लिए ये स्टॉक कहां पे लेने चाहिए और मैक्सिमम कहां पर डिप आ सकती है इनमें। एक तो सासगार है, दूसरे नंबर पे गेल और उसके बाद जीएचएनआई। तो सासगार के पास जो इनिशियल सपोर्ट है वो 1351 की और 1242 की और 1186 से लेके 1170 तक को आप कह सकते हैं ये मैक्सिमम डिप जोन होगा। गेल की बात करें तो गेल की जो इनिशियल सपोर्ट है वो 531 से लेके 510 तक है और मैक्सिमम डिप जोन आप कह सकते हैं 478 से लेके 462 के एरिए को। जीएचएनआई की बात करें तो जीएचएनआई के पास जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 780 से लेके 732 तक है और मैक्सिमम डिप जोन आप कह सकते हैं 683 रुपए से लेके 662 रुपए को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का घाटी के बारे में कि गेट्रोन को उन्होंने बाय किया है 51 पे 151 पे, पीआरएल को 32 पे और पीआईए को 22 पे। प्लीज वो कहते हैं कि इनके टारगेट बता दें। तो देखें, घाटी को आपने काफी ऊपर पकड़ा। उसके बाद पीआरएल तो मैंने तकरीबन हमारी जो एवरेज हमारे भाइयों की ग्रुप में बाइंग थी वो तकरीबन 31.5 रुपए की थी और जब ये 33 रुपए से वापस आ रहा था तो भाइयों को बोला था कि 32.5 रुपए पे टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 1 रुपया ऊपर। तो अगर ट्रेलिंग स्टॉप आपका हिट भी होता है तो 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ आप एग्जिट ले सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है इसके नए सिग्नल आपको बना के देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का डीसीआर के बारे में कि पहले इनके पास पड़ा है 27 रुपए का और करंट प्राइस पे इसको बाय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो डीसीआर देखें, पहले भी इस बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। अच्छा स्टॉक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इसको अपने पास रखना है तो 27 रुपए का आपके पास पहले पड़ा हुआ है, करंट प्राइस पे भी बाय करेंगे तो आपकी एवरेज काफी अच्छी निकल आनी है और इसको कहीं पे भी बाय किया जा सकता है। डिविडेंड अच्छा देता है, फंडामेंटल इसके बड़े स्ट्रांग है, तो डीसीआर को कहीं पे भी लिया जा सकता है। उसके बाद किसी भाई ने सिस्टम का पूछा कि सिस्टम की इनकी बाइंग 115 रुपए की है तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कहां तक जा सकता है। तो सिस्टम पे पहले भी बात हुई थी कि इंशाल्लाह ये 170 आपको करके दिखा सकता है। वैसे 130 129 130 से ऊपर जो आपका सिस्टम है वो सेफ जोन में है
और 148 से लेके 152 के दरमियान में आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है मज़ाहिर भाई का कि अगर 5 मिलियन का आपका पोर्टफोलियो हो तो उसमें कितने स्टॉक आपको लेने चाहिए। देखें, इसमें डिपेंड करता है कि आप मार्केट को टाइम कितना दे सकते हैं, कितना आप लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने, मोबाइल के सामने रह सकते हैं। आया क्या आप पार्ट टाइम पकड़ा हुआ है आपने स्टॉक मार्केट को, या फुल टाइम करते हैं। तो अगर आप फुल टाइम दे सकते हैं, मार्केट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप 50 स्टॉक में, 30 स्टॉक में, 25 स्टॉक में काम कर सकते हैं। ज्यादा डिवर्सिफाई होगा आपको पोर्टफोलियो, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट आता रहेगा, आपका मार्केट में दिल भी लगा रहेगा। और अगर आप नहीं देख सकते तो फिर कम स्टॉक में काम करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट को टाइम कितना दे सकते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा था कि कितनी कैश से काम करना चाहिए और कितना कैश जो है आपको फ्री रखना चाहिए। तो अगर आपकी मार्केट बहुत भी अच्छी हो तो मेरे ख्याल से 30% कैश तो आपके पास फ्री होना ही चाहिए। और अगर जैसी मार्केट, जैसी सिचुएशन अब मूव कर रही है, या आप कह सकते हैं मार्केट जब ओवर बॉट हो, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल से 50 से लेके 70% तक, 50 से 70% तक कैश जो है आपके पास फ्री होना चाहिए, और 30% से 35% के साथ आप काम करें। उसके बाद नेक्स्ट भाई का क्वेश्चन है अल्टर एनर्जी के बारे में, और उसके बाद सैफ पावर के बारे में। तो अल्टर एनर्जी देखिए नानशरी है, अगर आप इसमें स्टक हैं तो पर्सनल मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। सैफ पावर की अगर बात करें तो सैफ पावर टाइट कंसल्टेशन फेज में है, 11 रुपए 40 पैसे से लेके 11 रुपए 90 पैसे तक। अगर वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करता है 12 को, तो फिर आपको नेक्स्ट दिखा सकता है 12 रुपए 30 पैसे से लेके 12 रुपए 75 पैसे का जो एरिया है ये आप देख सकते हैं। और उससे ऊपर फिर 13 रुपए से लेके 13 रुपए 50 पैसे का एरिया। उसके बाद भाई का क्वेश्चन था फास्ट केबल के बारे में कि इन्होंने इसको बाय किया है 24 रुपए और 60 पैसे का, तो इसको सेल कहां पे करूं, उनका ये क्वेश्चन है। तो पहली रेजिस्टेंस जो है ये आएगी 25 रुपए 30 पैसे पे, उसके बाद 26 रुपए 40 पैसे, और उसके ऊपर 28 रुपए 30 पैसे। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद किसी भाई ने पूछा है टीपीएल रीट के बारे में कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो अभी तकरीबन 1 साल मुकम्मल हुआ है इसका आईपीओ लॉन्च हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इसकी तो वो 24 अरब है, जो कि रीट सेक्टर के हिसाब से अच्छी है। अब रीट कहते हैं जी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। बुक वैल्यू से कम प्राइस में ये आपको मिल रहा है अभी। ईपीएस इसकी अभी इंप्रूव हो रही है। डिविडेंड इसने अभी कोई नहीं दिया, लेकिन डेट टू इक्विटी जो इसकी है वो तकरीबन 8.1% है। टेक्निकली देखें तो भी साइडवेज है, सो इसी जगह पे करंट प्राइस पे भी इसको बाय किया जा सकता है। और इसके बाद 12 रुपए 75 पैसे पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है 13 रुपए 60 पैसे पे और 14 रुपए 50 पैसे पे। लॉन्ग टर्म में बात करें तो इंशाल्लाह 16 से 16.70 का होता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भाई ने बाय किया है एटीआरएल को 659 पे और पीएसओ को 418 पे। वो कहते हैं आपके दिए हुए लेवल्स पे हमने जो है इसको बाय किया, तो ऐसी बात नहीं है। हमने पीएसओ का जो लेवल दिया था वो 380 रुपए का दिया था कि यहाँ पे इसमें एंट्री ली जा सकती है, ये इसकी सपोर्ट बनती है। और फिर उसके जो हमने प्रॉफिट टेकिंग के लिए रेजिस्टेंस लेवल दिए थे वो 400 और उसके ऊपर के लेवल थे 414 के और बाकी आगे के लेवल। तो अगर कोई आपके साथ सिग्नल शेयर किया जाता है उसमें टारगेट आपको बताया जाता है कि 470 रुपए का टारगेट ये अचीव कर सकता है, चौथा टारगेट होता है 470 का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि पीएसओ का पहला लेवल दिया था 380 रुपए का, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग थी 414 पे, 418 पे, 422 पे, 430 पे, 457 तक। अब कुछ भाई क्या करते हैं, देखते हैं कि यार आखिरी लेवल इन्होंने दिया हुआ है 457 रुपए का, यहां तक जाएगा, वो 418 पे किसी चीज को पकड़ लेते हैं। ये नहीं देखते कि ऊपर जो हमने सपोर्ट लेवल बताए थे वो 380 का था, वहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। यहाँ पे दरमियान में आके आप कहां घुस रहे हैं 418 पे। अब वो 418 पे जिसने बाय किया, 416 का बाय किया, अब वो आगे खड़ा है 402 पे। अब क्या करेंगे? अब हर जुम्मे आपको यही क्वेश्चन आएंगे, मैंने 418 का बाय किया था अब क्या करूं, 416 का बाय किया था अब क्या करूं। तो जो सिग्नल आपको दिए जाते हैं उन पे आप अमल नहीं करते। मुझे नहीं पता कि आप उनको क्यों नहीं देखते। आप ही लोगों के लिए उनको हम ग्रुप में भी लगाते हैं, वेबसाइट इसी काम के लिए बनवा दी कि जिस भाई की एक्सेस नहीं है ग्रुप में वो नहीं सर्च कर सकता, ज्यादा मैसेजेस के बीच में वो जाके वेबसाइट देख लिया करे। लेकिन आपने भी कसम उठाई है कि हमने कोई सीधा काम नहीं करना।
ATNL आपने उठाया है 659 में, तो वो चले आप कह सकते हैं उसकी इतनी बाइंग आपकी बुरी नहीं है, लेकिन उसको अगर एवरेज करना है तो काफी नीचे जाके एवरेज कीजिएगा। उसके बाद किसी भाई का क्वेश्चन है PCAL के बारे में कि फ्यूचर बताएं 3 से 4 मंथ का। तो ये नॉन शरिया है। नॉन शरिया में जो भाई स्टॉक हैं वो अपने स्टॉक हमें पर्सनली शेयर करें। तो अगर आप नॉन शरिया से निकल के जान छुड़वा के शरिया में जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उसके बाद किसी भाई का क्वेश्चन था BF एग्रो के बारे में कि बताएं इसकी एनुअल जो EPS है वो क्या होगी। तो अभी इसकी एनुअल EPS कहाँ आनी है, 3-4 मंथ हुए हैं इसके IPO लॉन्च हुए। उसके बाद थर्ड क्वार्टर की जो इसकी EPS आई है वो 3.41 है। अभी एक साल पूरा नहीं हुआ तो EPS पूरे साल की कहां से निकलनी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 9.47 है। तो अभी अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें, प्राइस टू बुक की, तो 4.3 के मल्टीपल पे आपको ये मिल रहा है, यानी कि 4 गुना अपने रेट से ऊपर आपको मिल रहा है। ये डेट टू इक्विटी अगर देखें तो वो 16% से भी ज्यादा है। अब अगर हम इसको सम अप करें तो EPS चाहे इसकी इंप्रूव हो रही है, बट कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो अभी इसकी शेकी हैं। डिविडेंड ये देता नहीं है। लॉन्ग टर्म इसको माइंड में रखने से पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लें, को 2-4 रिजल्ट इसके आने दें, देखें EPS कैसी इंप्रूव करता है, बाकी चीजें कहां पे जाकर ठहरती हैं। अगर 1-2 और बैड रिजल्ट इसका आ गया तो इसने 40 से कहां नीचे आकर गिरना है वो फिर आप देखते रह जाएंगे। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखें, सब्र करें और बाद में फिर इसमें एंट्री लें। उसके बाद ILP के बारे में भाई ने पूछा है कि जो आपने सिग्नल दिए थे उन लेवल्स पे ये आ चुका है, तो इसको बाय किया जा सकता है? तो नहीं जी, इसको ठहर जाए, हमें दोबारा रिव्यू करने दे, देखते हैं अगर इसके टेक्निकल कैसे हैं। अगर टेक्निकल ठीक होंगे तो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे प्रीमियम ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भाई का PPL, SNGP, RPL, सिमेट्री, इनके लेवल बता दें 2 से 3 माह के लिए। तो देखें PPL अगर 176 को सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो इंशाल्लाह 225 आपको करके दिखा सकता है। SNGP की बात करें, SNGP अगर 119 का ब्रेकआउट देता है तो फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 130 से 135 करके दिखा सकता है। और देसी ट्रेडर की टीम की प्रिडिक्शन है कि इंशाल्लाह ये आपको 175 भी करके दिखा सकता है। रोशन पैकेजेस की बात करें तो 2150 को अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट 24 रुपए का लेवल आपको ये दिखा सकता है। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इंशाल्लाह आपको तकरीबन 17.5 रुपए करके दिखा सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ में। बाकी जितने भी स्टॉक का जिक्र किया है जिसमें PPL है, PSO है, PRL है, उसके बाद एयरलिंक, ILP, इन सब के सिग्नल जो भी हमें बेहतर लगेगा इंशाल्लाह उसके सिग्नल बना के अपने भाइयों को प्रीमियम ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीमियम ग्रुप को और फ्री ग्रुप को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से जाके भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।